वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बेंजीन के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में कुछ जो बिट्स हैं वो समझेंगे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे, जिससे हम लोग क्या होगा, बेंजीन्स की जितनी भी रिएक्शन है उनको याद करने में भी समझने में ईजीनेस होगी। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स। ठीक है, आज बेंजीन्स की रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेंजीन की रिएक्शन पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, क्या क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट बेंजीन इज़, सबको पता है बेंजीन क्या होता है। बेंजीन एक आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है विद ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाई बॉन्ड का। इसकी वजह से बेंजीन क्या होता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, बेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली डीलोकलाइज कर रहे हैं, डीलोकलाइज करके वो रिंग में बन रहे, घूम रहे हैं। दैट इज वाई इट इज डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी बोलते हैं इसको, वी कॉल इट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के साथ साथ ये क्या है आपका, पाई बॉन्ड्स है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, ऑल एवरी कार्बन हैज, वी हैव टोटल 6 कार्बन, एवरी कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो द फॉर्मूला बिकम्स C6H6। ठीक है, तो C6H6 फॉर्मूला है, मॉलिकुलर वेट 78 होता है इसका। ठीक है, और इसका जो हर एक CH है, एवरी H इज इक्विवेलेंट। ठीक है, एवरी H इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हर H आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब हर एक जो H है वो आपका सेम है। आपका रिएक्शन अगर करेंगे, अगर हम मोनो रिएक्शन करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आपका वो किसी भी हाइड्रोजन पे जाएगा, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट H। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, बेंजीन जो है हमारा, ठीक है, इसका अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, ये मेरे H हैं, ठीक है सारे, इसका मैंने Cl2 किया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसका AlCl3 की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन किया, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेरे को ऐसा नहीं कि हर कार्बन पे जाके क्लोरो लग जाएगा या 2 कार्बन पे लगेगा, या कि तो क्या होगा, किसी एक कार्बन पे क्लोरो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमें पहला जो प्रोडक्ट मिलता है इसका, फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, that is mono substituted product only we do not get multiple substituted product, we do not get we only get mono substituted product। इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके हाइड्रोजन है, ऑल दी हाइड्रोजन्स, ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं आपके, ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स आपके क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। दे ऑल आर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स, सब एक बराबर हैं, सबका एटमॉस्फेयर एक जैसा है। इक्विवेलेंट होने का मतलब है सबका एटमॉस्फेयर एक जैसा है। तो आपका जब भी रिएक्शन करोगे, तो कोई रिएक्शन आपका पहला रिएक्शन दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूशन आपका किसी भी हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस शोज दैट इक्विवेलेंट, दैट ऑल दी बेंजीन हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट, दे ऑल आर इक्वल, दे आर हैविंग सेम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रिएक्शन किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है वो उसकी किसकी वजह से, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, वो आराम से डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे रिंग में अंदर, और वो हर कार्बन के पास इक्वली जा रहे हैं, तो देयरफॉर आपका जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फॉर्मूला बता दिया, ये हो गई। तो ये हमारा बेंजीन है अभी तो। ठीक है, अब बेंजीन में सबसे सेकेंड चीज़ जो आई है, अब बेंजीन क्या होता है, देखो ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हो गया एल्कीन है हमारा, ये क्या है, साइक्लो एल्कीन है। अब मैंने इसमें क्या बना दिया, एल्कीन है। ठीक है, फिर ये मैंने क्या बना दिया, डाइन बना दिया, साइक्लो में डाइन बना दिया। एंड ये क्या बना दिया मैंने,
ये मैंने बेंजीन बना दिया, ठीक है। तो देखा जाए कि क्या है ये, आप देखो काइंड ऑफ एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल्कीन जैसा दिख रहा है, ठीक है, एल्कीन है, डाइन है, और ये ट्राइन जैसा, बट ट्राइन इज नॉट ट्राइन, इट इज बेंजीन। तो मतलब कि जब बनाया गया था, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन है, एलुसिडेशन हो रहा था, एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था कि बेंजीन एक्चुअली में है कौन सी कैटेगरी का, इसको एल्कीन बोला जा सकता है, मतलब कि आपकी ट्राइन की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं नहीं। अगर ट्राइन की कैटेगरी में डाल सकते तो ये क्या होना चाहिए था, ये जितनी भी एल्कीन की रिएक्शन होती है, बिकॉज एल्केन एल्कीन एल्कीन एल्काइन वो आपके बहुत पहले बन चुके थे, ठीक है, देवर फॉर्म बैक लॉन्ग बैक। तो उनकी जो रिएक्शन हमें पता था, एल्कीन की रिएक्शन हमें नोन थी उस टाइम पे कि एल्कीन किस टाइप की रिएक्शन देता है, एल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन, एल्कीन गिव्स बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिएक्शन देता है एल्कीन से आपका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन दे देता है एल्कीन, रिडक्शन देता है। तो ऐसे हमें भी लगा, साइंटिस्ट थॉट कि बेंजीन भी आपका, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया, जब ऐसा बोला गया तो ऐसा था कि बेंजीन विल ऑल्सो गिव रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, बट टू आवर सरप्राइज बेंजीन वॉज वेरी मच नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव था, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था जो एल्कीन दे रहा था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया, देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना कि वेदर इट इज़ एल्कीन और नॉट, बिकॉज इट वॉज नॉट गिविंग, इट वॉज नॉट बिहेविंग एज एल्कीन, ये आपका एल्कीन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट बिहेविंग एज एल्कीन। तो पीपल थॉट जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो स्ट्रक्चर गलत है, बट इट टुक लॉट ईयर्स, लाइक अराउंड 100 ईयर्स, एक सेंचुरी चली गई आपकी पूरी रिएक्शन बेंजीन के स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करने में, बट फाइनली इट केम आउट लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर यही है, और ये एल्कीन की तरह सारे रिएक्शन नहीं देता, बट इट इज़ वेरी मच प्रूडेंट एंड इट गिव्स ओनली एक रिएक्शन देता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही दे रहा है, बेंजीन की एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ और रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपने एनालिटिकल प्रूफ्स दिए गए थे, आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है, अपकमिंग स्लाइड्स, कि कैसे कैसे आपका ये बेंजीन बाकी एल्कीन से कितना अलग है, और इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके लिए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ बनती हैं जो बाकी एल्कीन्स में नहीं बनती, ठीक है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि बेंजीन किस टाइप का है। बेंजीन एल्कीन 5 बॉन्ड्स होने के बावजूद भी बेंजीन आपका बहुत ही रोबस्ट नेचर का, इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव टुवर्ड्स मैनी ऑफ द रिएक्शन, इट ओनली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो उसके बारे में समझेंगे कैसे हो रहा है, बाद में किस किस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है उनको समझेंगे, और आपका ये बेंजीन के रिएक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक दिस ऑल मस्ट बी क्लियर, ये सारी चीज़ें तो आपको इजीली क्लियर होंगी, जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको इस स्लाइड्स में बताए हैं। लेट्स मूव टू दी सेकेंड स्लाइड। बिफोर मूविंग टू दी सेकेंड स्लाइड्स, सो वी हैव दिस को डिस्काउंट गोइंग ऑन, बहुत बड़ा अभी 25% का बिग डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, ठीक है। दिस डिस्काउंट इज वैलिड ऑन ऑल द कोर्सेज दैट कम अंडर द GPAT एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है। आपकी वैलिडिटी क्या है, 30 सितंबर तक है इसकी, 30 सितंबर तक इस ऐसे ये जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ये ऑफर है, इसकी वैलिडिटी चल रही है। द वैलिडिटी द ऑफर इज एप्लीकेबल ऑन कौन कौन थिंग में एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल ऑन अनलॉक GPAT कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अनलॉक GPAT कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2 ईयर्स वाला है, ये 1 ईयर वाला है। इस बैच की जो 7599 वाला बैच है उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की है, इट द अमाउंट विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स तक इससे थ्रू पढ़ सकते हैं, इसके थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक प्लस कोर्सेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, एज वेल एज फ्री लाइव क्लासेस, एज वेल एज टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वॉट एवर इट इज़। तो वो सारी चीज़ें आप 2 ईयर्स तक इसके थ्रू इस अमाउंट में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। द अदर वन इज़ 1 ईयर कोर्स। फिर आपका अनलॉक DI है उत्तराखंड का, अनलॉक DI है गुजरात का, एम्स फार्मासिस्ट, ZP फार्मासिस्ट। तो ये सारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी अपने अनअकैडमी पे, तो वो सारे आप अवेल कर सकते हो एट आ डिस्काउंटेड प्राइस टिल September 30, दैट इज़ बहुत टुमारो, तो September 30 तक आप इसको वो कर सकते हैं। तो आपका जो कोड है, जो कोड अप्लाई करोगे दैट इज़ SHK10, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको क्या होगा, यू विल बी गिवन ऑल द डिस्काउंटेड प्राइस
आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो प्लीज़ डू हरी। अगर आपका प्लान है टू अचीव समथिंग इन द फील्ड ऑफ फार्मा, आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं लाइक GPAT, नाइपर, और you are trying to prepare for the aiming for the preparation of pharmacist or DI, so आप ये सारे courses purchase कर सकते हो and then you can avail all the benefits of the courses and you can start preparing yourself for the upcoming entrance exams. So please do subscribe if you haven't subscribed till now. The prices are at very cheaper price, ठीक है, बहुत ही चीप प्राइसेस हैं। इतने चीप प्राइसेस में आपको इतना अच्छा प्रिपरेशन मिल रहा है। यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू वेरी गुड एंड नॉलेजेबल एजुकेटर्स। वो आपको पढ़ाएंगे अपनी नॉलेज के थ्रू एंड देन दे विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। उनके एक्सपीरियंसेस बेस में आपको, जो उनका हाईली रिच एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आपको यू विल बी एबल टू क्रैक योर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम व्हाट यू आर एमिंग फॉर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नाउ लेट अस सी प्रोसीड टू द अवर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एल्कीन्स विद बेंजीन, ठीक है। बेंजीन और एल्कीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एल्कीन भी बना के रखा हुआ है, हमने डाइन भी बना के रखा हुआ है और हमने बेंजीन भी बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल जब एल्कीन के हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करते हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अभी क्या करते हैं हम लोग Br2 की सॉल्यूशन डालते हैं, ब्रोमीन डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 अपने एल्कीन के सैंपल में। तो जैसे हम लोग ये डालते हैं तो हमारा सैंपल क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है अगर वो एल्कीन होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडिशन रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपका ये CH3 था, एक Br आपका यहाँ पे चला जाता है, और सॉरी एक Br यहाँ पे ऐड हो जाता है और एक Br आपका ये जो CH2 है, एक Br आपका इस पे ऐड हो जाता है। तो ड्यू टू दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका डीकलराइजेशन हो जाता है। सिमिलर वे में आपका यहाँ पर भी होता है, वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। बट जब हम सेम अनसैचुरेशन के लिए ब्रोमीन वाटर को CCl4 की प्रेजेंस में डालते हैं तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई एडिशन होता ही नहीं है। दिस शोज़ कि बेंजीन इज़ नॉट बिहेविंग लाइक एल्कीन या डाइन्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो अपना अलग ही है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन हमने किया, ये भी आपका एडिशन है टाइप ऑफ, तो ये भी नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। देन वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 के साथ डाई एल्कोहल होते हैं, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाता है, बट ये जो है रिएक्शन नहीं देता है। तो आपने बेंजीन ने देखा, फिर से आपने अलग टाइप से बिहेव किया है, ठीक है। इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक एल्कीन और डाइन्स। फिर हमने एडिशन रिएक्शन किया HCl के साथ, तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाता है HCl के साथ। आपको पता है HCl के साथ एडिशन रिएक्शन हो सकता है एंड द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेटजेल रूल जो होते हैं आपके, वो वाला हो जाता है, तो वो आपका बन सकता है। या फिर साइक्लोहेक्साडाइन के साथ भी रिएक्शन हो जाता है, बट यहाँ पे भी आपका नो रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर लास्ट में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बट हमारा एल्कीन क्या होता है, अपना बेंजीन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो दिस इज देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विच आर मेंशन्ड हियर। सो यू कैन सी हियर कि क्लियरली जो बेंजीन है वो आपका कितना अलग तरीके से बिहेव कर रहा है एल्कीन या डाइन से। तो इसीलिए इसको हम लोग एल्कीन या डाइन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। वी हैव मेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपके ना ऑक्सीडेशन देते हैं, ना रिडक्शन देते हैं, ना वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, अनलाइक बाकी बेंजीन जो शो करते हैं, बाकी एल्कीन शो करते हैं। बट व्हाट दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके बाकी एल्कीन शो नहीं करते हैं। So this is how our alkenes our benzene behaves differently than alkene, and हम लोग बेंजीन्स को एल्कीन्स की कंसिडर कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वी कैन नॉट क्लब देम इन द कैटेगरी ऑफ द एल्कीन्स। सो आई होप दिस वाला ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये पार्ट आपका जब क्लियर हो गया होगा तो हम लोग ने यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। लेट अस समराइज। तो एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एल्कीन्स ये सब देता है, बट हमारा जो बेंजीन होता है वो हमारा क्या देता है, वो देते हैं
ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओनली रिएक्शन दैट बेंजीन गिव्स इज ESR, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी बेंजीन पढ़ेंगे तो हम लोग बेंजीन में सिर्फ उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे, और किसी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने नहीं वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट एनी अदर रिएक्शन अपार्ट फ्रॉम ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। सेकेंड चीज़ जो हमारी पढ़ने वाली होती है इसमें एरोमेटिसिटी इन बेंजीन। एरोमेटिसिटी का मतलब पर्टेनिंग टू एरोमा से होता है। एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल जो होती है, या फ्रैगनेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने पार्ट अपने क्या कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर जब कर रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, तब हमने यहाँ पे ये वाला वर्ड को डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड चीज़, एरोमेटिसिटी के लिए हमारा एक रूल होता है, वी हैव दिस हक्कल रूल, ठीक है। हक्कल रूल बताता है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, या फिर वो होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो हमारा क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल होता है। मतलब अगर मेरे 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और वो हमारा नंबर आपका होल नंबर आएगा या आपका इंटीजर्स में आता है, देन दे आर एरोमेटिक। अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो वो आपका क्या होता है एंटी एरोमेटिक आता है और नॉन एरोमेटिक आता है। तो आपका क्या है, इफ़ n इज इक्वल टू होल नंबर और इंटीजर, ठीक है, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। अभी एक आध एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड विल बी एरोमेटिक if n is equal to fraction or decimal, it will be non aromatic। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो कैसे होता है एक आध करके देखते हैं तो समझते हैं, ठीक है। बेंजीन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। वी हैव दिस बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन में हमें क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को गिनना है। पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे 4n+2 इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 4n+2 इज इक्वल टू 6। 4n इज इक्वल टू 6 - 2, 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा होल नंबर में आ गया। देयरफॉर अपना बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। बेंजीन इज एरोमेटिक। तो ऐसे आप किसी के भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम लोग जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं और कोई माइनस चार्ज लगा होता है तो उस माइनस चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है काउंट करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। तो 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4n+2 इज इक्वल टू 4। तो 4n इज इक्वल टू 4 - 2, n इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, ओके। इसके अलावा सपोज करिए यही है, तो यहाँ पे हमने एक माइनस चार्ज दे दिया। तो अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो हमें पता है n क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकें तो ये आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंसीडर करने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज कोई इसके ऊपर है तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेंजीन है, ये हमारा क्या है नैप्थलीन है। अब इसको काउंट करो कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल पाई बॉन्ड्स 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4n+2 इज इक्वल टू 10
तो 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक, दिस कंपाउंड विल ऑल्सो बिकम एरोमेटिक। एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या आपका एंथ्रासीन है, तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 14, 4n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एरोमेटिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हक्कल रूल कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन गो अबाउट दी एरोमेटिसिटी। आप एरोमेटिसिटी को इस तरीके से पता लगा सकते हैं। क्लियर? सो आई थिंक सो दिस स्लाइड इज शुड ऑल्सो भी क्लियर। आपके एरोमेटिसिटी भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है बेंजीन की जो रिएक्शन होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इससे हम लोग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ रिएक्टेंट और स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैनी ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, आपका भी आएगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन से कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, ESR के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो होगा रिएक्शन हो रही होगी, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हो रहा होगा। पहला अटैक जो पहला रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप हो रहा होगा, इन दैट इलेक्ट्रोफाइल मस्ट बी अटैक्ड। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा रहे होंगे हम लोग अपनी बेंजीन की रिंग के ऊपर, सो इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा सब्स्टिट्यूट देयर आर चांसेस कि पीछे से न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करा के हम लोग रिएक्शन को स्टेबलाइज कर रहे होंगे या रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे। और जो पहला अटैक होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल पर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज अब हमारा जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स है वो अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को के ऊपर और इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन पे आपको पता है हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, हियर वी ऑल हैव हाइड्रोजन, ये सारे के सारे CH हैं। ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है आ रहा है आपका, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो आपका वहाँ पे H के बदले क्या आ गया, E आ गया। बाकी सारी जगह पे आपके H लगे हुए हैं, बट वो वाला H आपका रिप्लेस हो चुका है, वो वाला H आपका रिप्लेस हो गया है। तो इसीलिए हमने क्या बोला इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसकी वजह से उसके हाइड्रोजन बेंजीन के हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पर हमने ऐड कर लिया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टोटल हमें 4-5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, उनके बारे में समझेंगे और उसमें जो क्या क्या नीड्स होती हैं उनका मैकेनिज्म देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उसका नीड को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन जो हो रहा है बेंजीन का इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो क्या हो रहा है, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हैलोजिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर कोई लुइस एसिड की प्रेजेंस हमें ज़रूरत होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने में, और उसके थ्रू हम लोग अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हम क्लोरीनेशन ही करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं H बना दे रहा हूँ। ठीक है, H हर जगह, बट मैं इस H को रिप्लेस करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो इसी को बनाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्लोरोबेंजीन। ओके, इस जगह पे आपका क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए पहली स्टेप है, देखो आप ये देख रहे हो ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं। इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का तरीका जनरली उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का होता है। कुछ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं SO3 के जैसे, बट मैक्सिमम चीज़ें आपकी मैक्सिमम क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, वी जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वी जनरेट इलेक्ट्रोफाइल
तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो ये Cl है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम ल्यूइस एसिड AlCl3 के साथ करते हैं, तो वो क्या करता है, पूरे एक क्लोरीन को अपनी तरफ ये एसिड इस पर अटैक हो जाता है। सो फाइनली व्हाट वी गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये जो आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आपका ये जो है प्लस चार्ज में रह गया है, और ये आपका क्या बन गया, AlCl4 माइनस, एक Cl3 इसके पास चला गया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज हाउ इट हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्लोरीन का जो है क्या है, आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिल गया, ये यू हैव गॉट दिस इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें अटैक करवाना है, इसका ऊपर अटैक होने वाला है बेंजीन के पाई बॉन्ड्स का, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H लगा के रखा हूँ, ठीक है मैं, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन प्लस, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है। तो ये हमारे बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमारा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के क्राउड होते हैं, तो इजीली अटैक कर से उनको ब्रेक करना आसान है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज मच ईजियर इन ऑफ पाई बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेरा सपोज करो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो इन दो कार्बन के बीच में से टूटकर नया बॉन्ड बनाने वाला है क्लोरीन के साथ। तो ये वाला बॉन्ड हमारा क्लीव होता है और ये अटैक करता है क्लोरीन पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें वी गेट समथिंग लाइक दिस, हमें मिल रहा है वी गेट दिस। तो हमको मिलता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा H लगा हुआ था ऑलरेडी, और हमने नया बॉन्ड बना लिया E के साथ, ठीक है। हमने E को छोड़ो, Cl लिख देते हैं, लेट्स राइट Cl, ठीक है। तो Cl हमारा यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, ये अटैच हुआ है। अब हमारा ये जो कार्बन नंबर 1 और 2 था, कार्बन नंबर 1 और 2 था, ठीक है, ये रहा हमारा कार्बन नंबर 1, यहाँ 2। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट किया करता था, तो पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के नया बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। तो इस हर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई है, बट आपके इस वाले जो 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को हमने तोड़ दिया यहाँ से रिमूव करके, तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एरिनियम आयन, क्योंकि ये आयन है, कार्बोकैटायन जैसा है, तो इसको हम लोग एरिनियम आयन बोलते हैं। अब ये एरिनियम आयन होगा, वो क्या होगा, डीलोकलाइज करेगा, इस रिंग में घूमेगा, ठीक है, और इसका डीलोकलाइजेशन होता है। तो वी गेट 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ एरिनियम आयन, वो मैं बना लेता हूँ। एरिनियम आयन के 3 स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, लेट अस ड्रॉ दैट। तो पहला आपका एरिनियम आयन जैसा है वैसा ही बना देते हैं। कैसा है, इधर है एक बॉन्ड, इधर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर H है, इधर E है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, पहले स्टेप में ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा तो हमारा कैसा मिलेगा, तो आपका नया बॉन्ड आपका इधर बन गया है, यहाँ पर H है, यहाँ पर E है, बाकी सबको सेम रखा करो। ये एक इधर है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। वी हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, तो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर एक आ चुका है, यहाँ पर हमारा H है और यहाँ पर हमारा E है, और एक पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ गया। सो वी गेट दीज 3 रेजोनेंस लोकलाइज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको 3 एरिनियम आयंस मिलते हैं। अब हमें एरिनियम आयन मिल चुका है यहाँ पर इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये हमारा ये है, फाइनल इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, और H है और E है। हमारा जो बेंजीन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स लवर होता है, उसको अपने बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन्स कम ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कुछ कोशिश करता है जिस वजह से वो क्या हो, आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस से आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पर AlCl4 माइनस था, हमने देखा था ना,
वी हैव AlCl4 माइनस, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि माइनस चार्ज है उसके ऊपर, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो वो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, वो क्या करता है, आता है और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है तो आपका जो पाई ये वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका एम्प्टी हो जाता है, तो ये बॉन्ड आपका इस कार्बन के पास चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमें एम्प्टीनेस दिखाई पड़ रही है। तो फाइनली हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट कैसे मिलता है कि अब आप देखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ ऑलरेडी था, एक नया बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पे हमारा आपका Cl रह गया, ठीक है। तो ये मैंने E की जगह आप सब जगह Cl कर देना, ठीक है। तो आपका ये Cl था, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे Cl था, तो आप सब जगह Cl कर देना, ठीक है। तो ये आपका Cl है सारे, Cl और आपका Cl और फाइनली आपका Cl। तो इस तरीके से आप देखोगे, आप यहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ से अब यहाँ तक में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सारे टाइम पे आपको यही रिएक्शन करनी है, इसी तरीके से आपको साइकिल बनानी है और इसी तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड ऐसे होने वाला है और अरीनियम आयन बनते हैं, अरीनियम आयन बन के फाइनली आपका बस पहला स्टेप इसमें आपको याद रखना, फर्स्ट स्टेप इज योर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बनाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इलेक्ट्रोफाइल को नहीं बनाओगे आपका रिएक्शन होगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, द रिएक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे तो उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। सो वी हैव ESRs ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, हर एक को बना सकते हैं और हर एक को कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि आप Br, Cl इन सबको ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, सेकंड होता है नाइट्रेशन, ठीक है। आप NO2 को ऐड करने वाले हैं। देन वी हैव सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आप SO3 को ऐड करने वाले हैं, तो SO3H ऐड होगा आपका। और फिर आपका फोर्थ है आपका फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन। जब एल्काइलेशन होता है तो आप क्या ऐड करते हो, वी ऐड CH3 एंड देन फिफ्थ वन इज योर फ्रीडल क्राफ्ट। असाइलेशन, जिस पे आप क्या ऐड करते हो, असाइल ग्रुप को ऐड करते हो, दैट इज CH3CO ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप आपका ऐड होता है। तो ये सारे आपके ESRs हैं बेंजीन के, जिनको बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट इन देम, और उसके बाद उनकी रिएक्शन के मैकेनिज्म करेंगे एक एक करके। तो मैकेनिज्म से आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रेशन है, ठीक है। तो नाइट्रेशन हमारा क्या होता है, H2SO4 और HNO3 की प्लस प्रेजेंस में होता है। HNO3 H2SO4 इन दोनों को मिक्स करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्स बोलते हैं, ठीक है। वी जनरली कॉल इट नाइट्रेटिंग मिक्स। 1:1 की लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है, 1:1 रहता है। दोनों को डालते हैं तो ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर। फाइनली इसमें से वाटर लीव कर जाता है, वाटर लीव्स फ्रॉम दिस एंड वी गेट दिस नाइट्रोनियम आयन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है फॉर द नाइट्रेशन। इसको इस पर अटैक करते हैं एंड फाइनली वी गेट अ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो हमको पहला स्टेप था इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, फिर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है। मैकेनिज्म की बात करूँ तो लेट्स ड्रॉ इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं। ये हमारा होगा, तो पहला अटैक इस पे होने वाला है। जब पहला अटैक इस पे होने वाला है तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा
और जब भी आप करिएगा अरीनियम आयन के, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना तो अरीनियम आयन की आपको स्टेबलाइज तो रेजोनेंस जो उसमें शो कर रहे हैं वो हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, ये बॉन्ड आपका जा चुका है यहाँ से, और हमें क्या मिल गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अरीनियम आयन के स्टेबलाइज्ड अरीनियम आयन में डीलोकलाइजेशन दिखा देते हैं। लेट अस सी डीलोकलाइजेशन ऑफ अरीनियम आयन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वही सेम चीज़ें हो रही हैं, आपको बस समझना है उनको, ठीक है। तो आपका ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और लास्ट में आपका हमारा यहाँ पर आपके बहुत सारे बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल HSO4 माइनस होता है, बिकॉज हम लोग H2SO4 और क्या कहते हैं HNO2 को कर रहे, HNO3 को रिएक्ट कर रहे थे, तो H प्लस रिएक्ट कर गया था, तो HSO4 बेस रहता है, वो सीधे जाता है, वो जाता है और इसको अपनी तरफ खींचता है, वो इसको खींचता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ठीक है। सपोज करिए आपको बेस समझ में नहीं आ रहा कि बेस कौन बनेगा वहाँ पे, तो सीधे आप NU लिख सकते हो, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर NU करके भी डाल सकते हो, यू कैन राइट इज NU, वो आपको बेस की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि जो भी चीज़ होगी वो आपका बेसिक नेचर का होगा, बेस का काम कर रहा होगा, बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और रिएक्शन, तो ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हैलोजिनेशन पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट दी, ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट दी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में Br और Cl, हमारे पास 4 हैलोजन्स होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि हमने फ्लोरो और हाइड्रो को क्यों नहीं यूज़ किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका जो होता है साइज़ होता है स्मॉल होता है, ठीक है। तो साइज़ स्मॉल होने के चक्कर में जो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, अगर हम फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वेरी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हमारा ये बॉन्ड बन नहीं पाता है, तो इसलिए हम लोग फ्लोरीन को नहीं ब्रेक कर सकते। दूसरी तरफ आयोडीन का जब केस होता है तो आयोडीन का मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा होता है, तो हम इससे आयोडीन का फ्री रेडिकल तो बना लेते हैं, ठीक है, आयोडीन का फ्री रेडिकल बन जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास कि जो आयोडीन होता है वो फटाफट से दूसरे आयोडीन के साथ ही कंबाइन करके डाइमराइज कर जाता है, ठीक है। तो हमारा वो जो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ है, वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ है, वो आपकी स्टे नहीं करती है, तो वो जनरली अपने आप के साथ ही कंबाइन करके डाइमराइज करके वापस से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टे नहीं करता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब तक ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करेगा तो ये अटैक इस पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म में होने के लिए आपको जो आपका वो रिएजेंट है उसको आयनिक फॉर्म में होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो इसलिए बट ये नहीं होता, ये अपने बल्कीनेस की वजह से ये खुद ही के मॉलिक्यूल एटम के साथ दूसरे आयन के साथ कंबाइन कर जाता है और डाइमराइज कर जाता है, बन जाता है, मतलब वापस से आयोडीन बन जाता है। तो ये दोनों हमारे लिए चॉइसेस नहीं होती ESR के लिए। ESR के लिए हम लोग या तो ब्रोमिनेशन करते हैं या क्लोरीनेशन करते हैं जनरली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन में आयोडीनेशन नहीं कर सकते, हमारे पास आयोडोबेंजीन नहीं होता है हमारे पास आयोडोबेंजीन, बट हम ESR के थ्रू आयोडोबेंजीन नहीं करेंगे, हम कोई कैटलिस्ट डाल रहे होंगे, कुछ और तरीका कर रहे होंगे, या किसी चीज़ को किसी और में करके कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, या तो पहले क्लोरीनेशन करके उसका ट्रांस हैलोजिनेशन कर रहे होंगे। तो वी कैन डू हम दोनों चीज़ों का अटैक करवा सकते हैं, बट वो दूसरे तरीके से होगा, डायरेक्ट इस ESR के थ्रू नहीं होगा। नाइट्रेशन हमने कर ही लिया है, सल्फोनेशन देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देख लेते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ let us see one of the reaction,
यहाँ पर अभी हम लोग एल्काइलेशन और एसाइलेशन कर लेते हैं, फिर सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है। सल्फोनेशन आप भी ट्राई कर सकते हो। आप SO3 के साथ ऐड करने वाला है। SO3 न्यूक्लियर हमने पढ़ा था ना, SO3 एक न्यूट्रल स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप उसका रिएक्शन खुद से ट्राई करो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। इसका हम लोग SO3 के साथ रिएक्शन करो और हमें क्या मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। SO3S होगा या कहीं कहीं पे आपको ये SO3+ भी दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, पर जनरली आप ये भी लोगे, दोनों आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होने वाला है हमारा, ये बेंजीन है, ये क्या है, CH3Cl, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है, हमें बेंजीन से क्या मिल रहा है, टोल्यूइन। तो आपको पता है टोल्यूइन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। कम बॉइलिंग पॉइंट का होता है तो इससे काफ़ी अच्छी रिएक्शन इसमें हो सकते हैं हमारे। तो बेंजीन से हमने टोल्यूइन बना लिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है, तो वी आर हैविंग CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड होता है ये, ठीक है। AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वी गेट दिस, CO ग्रुप इधर आ जाएगा और ये इधर अटैच हो जाएगा। तो आपका ये क्या होता है, दिस इज एसीटोफिनोन। ये भी बहुत अच्छा रिएजेंट है, बहुत अच्छा साइज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये आपका एसीटोफिनोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फॉर्म देम यूजिंग अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक मैकेनिज्म देख लेते हैं एल्काइलेशन का। तो एल्काइलेशन का मैकेनिज्म देखते हैं, लेट्स सी एल्काइलेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है। आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसको हम लोग AlCl3 की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो वही सेम चीज़ होगी, ये इधर चला जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा प्लस AlCl4- ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अटैक कराना है बेंजीन के ऊपर। इस पे अटैक होगा और हमें क्या मिलेगा, एरिनियम आयन मिलेगा, ठीक है। फिर इसको आप घुमा लीजिए, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, वी हैव AlCl4-, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा एंड फाइनली हमको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमको अपना प्रोडक्ट मिल गया टोल्यूइन। तो इस तरीके से हम लोग एल्काइलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एसाइलेशन भी कर सकते हैं। एसाइलेशन का भी मैं स्टार्टिंग में स्टेप दिखा दे रहा हूँ, फाइनल आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो लेट्स मेक एसाइलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा क्या है, CH3COCl प्लस AlCl3,
ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। आप इस इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक करा दीजिए बेंजीन पर। सॉरी ठीक है, COCH3 बन गया। ये इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली मैं आपको वो वाले स्टेप नहीं बना रहा हूँ, वो अपना लीजिएगा। फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, वी विल गेट फाइनली दिस वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एसाइलेशन कर सकते हो, एल्काइलेशन कर सकते हो, आप सल्फोनेशन कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना पता होना चाहिए, और आप उसके बाद उसको ऐड करा सकते हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इसको मैंने एक समराइज़ किया हुआ है टेबल में। हम लोग वो टेबल को देखते हैं। तो आपको वो टेबल अगर याद है तो यू कैन गो थ्रू, आप इजीली समझ सकते हो उसको। ठीक है, आपको ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और बेंजीन के जितने रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेंजीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये कैसे रिएक्शंस देता है और किस टाइप की ये रिएक्शंस देता है। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन है ये हमारी बेंजीन की रिएक्शन है। ठीक है, अभी हमने बेंजीन को सब्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ किसी कंपाउंड से। ठीक है, वी हैवंट, दिस इज अवर मोनो सब्स्टिट्यूशन। पहला सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारा बेंजीन पर। अब इसके बाद जब ये ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट। उस सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, घट जाती है, वॉट एवर हैपन्स। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसा है वो हमारा, और नया जो ग्रुप आने वाला है उसके साथ कैसे बिहेव करने वाला है, तो वो सारा डिपेंड करता है उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम सिर्फ सिंपल बेंजीन को पढ़ रहे हैं और उनका मोनो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑफ दी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से हम लोग पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, वाया मेरा समराइजेशन। ठीक है, समराइजेशन में क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ समराइजेशन है कि हमारी रिएक्शन जो ESR है वो कौन सी टाइप की है, क्या क्या रिएक्शन हो रही है, हमारे रिएजेंट कैसे यूज़ हो रहे हैं, रिएजेंट के यूज़ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट विल बी बेंजीन इन ऑल द केस, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे हम लोग पूरा अपना ESR को तैयार कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल द एवरीथिंग अबाउट द ESR। ठीक है, पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें पता है स्टार्टिंग वो हमने क्या लिया था, नाइट्रेटिक मिक्सचर 1:1 लेते हैं जनरली। ठीक है, HNO3 और H2SO4। हमें क्या मिला था, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन। ये आपको याद करना ही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है GPAT वगैरह में कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या था नाइट्रेशन की रिएक्शन में, या कोई फार्मासिस्ट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के कि आपका इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था। तो आपको जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं इनके नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, बेंजीन से हमारा क्या बन गया था, NO2 बन गया था। ठीक है, हैलोजनेशन हमारा हैलोजन होता है, और AlCl3 की प्रेजेंस में हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोनियम आयन बन जाता है, और हमारा बेंजीन से क्या बन जाता है, वी गेट बेंजीन से हमारा क्लोरीन बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा बेंजीन से क्या बन जाता है, क्लोरोनियम आयन बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन है, और बेंजीन से हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। देन वी हैव सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम होता है। ओलियम का मतलब होता है H2SO4 + SO3। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका क्या है, SO3+ आयन बन जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का आयन। ठीक है, इससे हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन से ये क्या बोलता है इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया है। ठीक है, फिर आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अपने AlCl3
और एल्काइल क्लोराइड लेके आओगे। ये क्या है, मिथाइल कटायन। हमने मिथाइल को शो किया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे मिथाइल मतलब यहाँ पे हमारा एल्काइल क्लोराइड क्या होगा, CH3Cl होगा, ठीक है। और हमारा यहाँ से टॉल्वीन बन गया, ठीक है। बेंजीन से हमारा क्या बन गया है, टॉल्वीन बन के तैयार हो गया है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है, असाइल हैलाइड है, ठीक है, एसिड हैलाइड है और AlCl3। तो यहाँ पे एसिड हैलाइड हमारा कौन सा, एसिटाइल क्लोराइड है। तो हमारा क्या बन जाएगा, असाइलियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, असाइलियम आयन बोलते हैं। असाइलियम आयन का रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ और हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोफिनोन मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज आर दी समराइजेशन ऑफ दी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आपकी बेंजीन की जो रिएक्शन है उनको हमने समराइज कर दिया यहाँ पर। वी हैव मेड अ समराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने क्या कहते हैं, बेंजीन को समझा, बेंजीन के स्ट्रक्चर को। हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन किया है कि बेंजीन हमारा बाकी एल्कीन्स की तरह पाई बॉन्ड्स होने के बाद बिहेव नहीं कर रहा है। उसका हमने एक प्रूफ भी दिया, एनालिटिकल और एक केमिकल प्रूफ दिया हमने थ्रू रिएक्शंस। एंड वी हैव प्रूव्ड कि हमारे बेंजीन बाकी एल्कीन्स की तरह नहीं बिहेव करता है। और बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं। बिकॉज क्या होता है, जो पहला प्रोडक्ट मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, वो हमें एक ही मिलता है। जो हम लोग अगर पहला कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे हर हाइड्रोजन पे जाके सब्स्टिट्यूशन हो गया है या किसी पे हुआ है किसी पे नहीं हुआ है। एक ही सब्स्टिट्यूशन मिलता है विच शोज कि हर एक हाइड्रोजन हमारा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं आपके बेंजीन के। देन उसके बाद हमारा क्या था, ये जो हो गया था। इसके बाद हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था एल्कीन का बेंजीन्स के साथ। तो वहाँ पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। जो प्रॉपर्टीज़ एल्कीन शो कर रहा था वो प्रॉपर्टी बेंजीन नहीं शो कर रहा था। लाइक एडिशन नहीं शो कर रहा था, लाइक वो आपका ऑक्सीडेशन नहीं शो कर रहा था, ठीक है। तो ये तरीके थे बेंजीन के कि वो नहीं शो कर रहा था। और जो रिएक्शन बेंजीन शो कर रहा था लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपके एल्कीन नहीं शो कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेंजीन प्रॉपर्टी वाइज बिल्कुल अलग हो चुका था एल्कीन से। डिस्पाइट हैविंग पाई बॉन्ड्स, आपका बेंजीन और एल्कीन्स वर डिफरेंट इन नेचर, कम्प्लीटली डिफरेंट इन नेचर। तो इस तरीके से हमने आपका केमिकल एविडेंस दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, और साथ साथ हमने दिखा दिया कि हाउ बेंजीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एल्कीन्स, ठीक है। तो ये भी हमने बता दिया, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने एल्कीन्स और इनमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनकी रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स को पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एरोमेटिसिटी को समझा कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिसिटी निकालना सीखा कि हम कैसे देख के बता सकते हैं कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। इसी में आता है एंटी एरोमेटिक रूल आता है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, वी गेट अ 4 पाई रूल, ठीक है। उसको जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कभी हम वीडियो बनाएंगे पढ़ेंगे तब हम उसको 4 पाई रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बेंजीन हमारा कैसे एरोमेटिक है वो मैंने बताया आपको यहाँ पर, आई हैव शोन, ठीक है। वो 4n+2 पाई के रूल के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 4n+2 पाई के रूल के हिसाब से इस तरीके से हमने बेंजीन्स को एरोमेटिक कैरेक्टर बता दिया कि बेंजीन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे आपका ये 4n+2 पाई रूल चल रहा होगा। आप कैलकुलेट करके इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, वो पूरी चीज़ आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द ओनली रिएक्शन दैट बेंजीन्स गिव। तो ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रहा था, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कर रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक बना रहे थे हम लोग, और उस पर वो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड of the benzene were attacking on the electrophile, they were attacking on the electrophile, और वहाँ पे वो आपका रिएक्ट जनरेट कर रहे थे, आपका ये क्या जनरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। दे वर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया, हमने एक एक करके इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीखा था, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल को बना सकते हैं, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन के साथ, एंड फाइनली वी गेट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो हमारा एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है
तो H से सीधे आपका Cl बन जाता है। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी, ये भी समझ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़े थे। नाइट्रेशन का सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या किया था, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, नाइट्रोनियम आयन जनरेट किया था, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ये जो HSO4 माइनस है, ये आपका क्या था, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। लास्ट स्टेप में जब हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया था, तो वो आपको वहाँ पे काम करता है। HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो लास्ट वाला प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन होता है अरीनियम आयन का। तो अरीनियम आयन का प्रोटॉन जो था उसको एक्सट्रैक्ट करने में हमें हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो थे, कम टोटल चार्ट बना दिया उन्होंने, माइंड मैपिंग करी हुई, एक साथ सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दिए, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप माइंड मैपिंग करना जानते हैं तो माइंड मैपिंग के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जहाँ पे एक बेंजीन बना लो, ठीक है, ऐसे बेंजीन बना लो, ठीक है। इसके हमें टोटल कितने रिएक्शन है, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 रिएक्शन पढ़े हमने ESR। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो ESR और बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ तो एक सेकंड, यहाँ तो गलत हो जाएगा, मैं ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, ESR, ठीक है, ये वाली जो है, यहाँ पे लिख दो NO2, कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, NO2+, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है, H हो रहा है इसमें, ठीक है। NO2+, ये आपका Cl+, CH3+, COCH3+, ये आपका SO3+। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, हर जगह बेंजीन बना लेते हैं ब्लैक से। ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है, इसमें हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया है, इसमें हाइड्रोजन की जगह COCH3 आ गया, इसमें हाइड्रोजन की जगह SO3 आ गया, ठीक है। SO3H, इसमें क्या आ गया आपका, NO2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे माइंड मैपिंग करके एक साथ, तो जब भी हम रिएक्शंस पढ़ा करेंगे किसी भी कंपाउंड की, तो ठीक है, स्पेसिफिकली उसकी केमिकल रिएक्शंस को माइंड मैपिंग करने के लिए एक ही पेज पे ड्रॉ कर लिया करेंगे, जिससे हमारा एक ही पेज में तैयार हो जाएगा। तो इससे आपको पूरा आपको सामने समझ में आता है, पिक्चर रहती है, अलग अलग डेरिवेटिव, अलग अलग रिएक्टिंग स्पीशीज़ आपके सामने रहती है, तो उनके थ्रू आप आराम से माइंड मैपिंग कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये हमारा पार्ट में है, रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें पार्ट में है कि बेंजीन से हम लोग कितने ज़्यादा सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, लाइक एसीटोफिनॉल, लाइक क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन वगैरह बहुत यूज़ होता है, आपको फिनॉल वगैरह बनाने में आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टॉल्विन तो बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है, इट इज़ यूज एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एसीटोफिनॉल का बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है, आपके एल्डोल कंडेंसेशन हो गए आपके, या फिर आपके क्लेजन शिमिट कंडेंसेशन हो गए, तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। चैल्कोन वगैरह बनाने में, फ्लेवोन्स वगैरह बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपके बेंजीन्स के थ्रू बन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव शोन हियर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो सिंथेटिक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, उनको लेके आएंगे, अलग अलग कंपाउंड्स की रिएक्शन लेके आएंगे, उनको समझेंगे, उनके मैकेनिज्म को जानेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की टाइप से पढ़ेंगे, किस टाइप का रिएक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं उसमें।
तो वो सारी चीज़ें समझनी, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझने, और साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट करना है रिगार्डिंग कि कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारी केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एंड होता है आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक को एंड कर रहे हैं, और मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल या रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये वाला अभी तक नहीं किया है, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू रेफ़र एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हो जो लोग इंटरेस्टेड हो अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आइदर ऑफ फॉर GPAT और फॉर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और फॉर DI एग्ज़ाम। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या करना है, अभी आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में हो, तो सेकेंड ईयर्स और थर्ड ईयर्स वाले तो उनको तो मैं बोलूँगा दे शुड बाय गो फॉर दी 2 ईयर प्रोग्राम के जाइए, और उसके लिए आप कोर्स को देखिए। अब धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे तो आपका एक तो आपके हेल्पफुल होगा आपके सेमेस्टर्स के लिए, सेमेस्टर प्रिपरेशंस आपकी ईजी हो जाएंगी, बिकॉज वी विल बी कवरिंग दी सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सेमेस्टर ऑल्सो। साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, GPAT के लिए भी एक आपका ओवरव्यू, एक माइंड सेट तैयार हो जाएगा, और आपका GPAT की भी अच्छी से तैयारी शुरू हो जाएगी। सो इन दिस वे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस थिंग, आप आराम से शो कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम्स आर नॉट वेरी टफ, आपको बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आवर एजुकेटर्स आर डूइंग द सेम, दे आर हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट इज़ बिहाइंड दी एवरी टॉपिक। उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझा रहे हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं हम लोग, माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, माइंड मैपिंग वगैरह से हम लोग अपना जो लेवल है, अपना लेवल ऑफ थिंकिंग का ऑर्डर है, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं। सो हम लोग वो सब चीज़ें कर सकते हैं, एंड द कोर्सेज आर अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइसेस। ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है टिल 30 सितंबर, तो आप मेरा कोड है जो SHK10 है, प्लीज़ यूज़ माई कोड। ठीक है, आप SHK10 को यूज़ करिए और उसके थ्रू आप डिस्काउंट को अवेल करिए। आप खुद के लिए करना है या अपने फ्रेंड्स के लिए, प्लीज़ डू दिस, सब्सक्राइब दिस एंड स्टार्ट लर्निंग एट अनअकैडमी, और अपनी प्रिपरेशंस को करना शुरू करिए। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग टुडे सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।